हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम आपकी क्लास 12 के केमिस्ट्री के जो बुक है उसमें पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण अंतर को देखने जा रहे हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। 2-4 सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो अंतर वाले देखने को मिल ही जाते हैं, और जो ये अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं ये 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण अंतर को देखने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके वैद्युत रसायन वाले चैप्टर का है, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो जब भी अंतर के क्वेश्चन आए, आप एक तरफ एक अंतर को लिखिए तथा दूसरी तरफ दूसरे अंतर को लिखिए। फिर आप लिखेंगे वैद्युत अपघटनी सेल एक तरफ और गैल्वेनिक सेल एक तरफ। वैद्युत अपघटनी सेल में आप लिखेंगे कि इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो हमारा वैद्युत अपघटनी सेल होता है इसमें बाहर से कोई और चीज, बाहर से कोई और स्रोत लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इसमें बाह्य सेल की आवश्यकता होती है। भाई साहब, जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें अगर हम बाहर से सेल नहीं लगाएंगे तो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इससे आवाज़ थोड़ी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन वीडियो में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखकर लेकर आया हूं। दूसरा पॉइंट है कि यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो हमारा वैद्युत अपघटनी सेल है भाई साहब, ये विद्युत ऊर्जा जो हमारी होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, और जो हमारी गैल्वेनिक सेल होती है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका उदाहरण हम सोलर पैनल ले सकते हैं। सोलर पैनल जो है वो सूर्य से प्रकाश खींचकर हमको विद्युत ऊर्जा देता है। तीसरा उदाहरण क्या है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अपक्रिया होती है। जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें अपचयन और ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जो हमारी गैल्वेनिक सेल होती है इसमें स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है, यानी इसमें रेडॉक्स अपक्रिया विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है, और जो हमारा गैल्वेनिक सेल है उसमें स्वयं रेडॉक्स अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड रखे होते हैं। इलेक्ट्रोड बोले तो एनोड और कैथोड, इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसमें अलग अलग पात्रों में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। यानी इसमें जब हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो एक पात्र में एनोड को डुबाते हैं और एक पात्र में कैथोड को डुबाते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट क्या है कि इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। भाई साहब, जो हमारा लवण सेतु होता है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य, मतलब जो हमारी सर्किट होती है उसको पूरा करने का कार्य करता है। तो इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें बिना लवण सेतु के हमारी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ये रहे आपके 5 अंतर जो कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल में है। कम से कम अगर आपके 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ना 5 सही तो 3 अंतर तो आप कम से कम लिख ही दीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके रासायनिक बलगति वाले चैप्टर से है। जब हम रासायनिक बलगति वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे तब हमने उसमें बताया था कि कल आपको वीडियो पब्लिक मिल जाएगी, उसमें हम रासायनिक अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताएंगे। तो अपने वादे के अनुसार हम इस वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ हम लिखेंगे अपक्रिया की कोटि, दूसरी तरफ हम लिखेंगे अपक्रिया की आणविकता। यह एक प्रायोगिक मान है, यानी हम प्रयोग करने के बाद इस मान को प्राप्त करते हैं, इसलिए यह एक प्रायोगिक मान है, और यह एक सैद्धांतिक मान है। फिर यह भिन्नात्मक संख्या होती है, यानी इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, 5/2 इस तरीके से लिखते हैं, और यह सदैव पूर्ण संख्या होती है। भाई साहब, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वह सदैव पूर्ण संख्या ही हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि यह एक भिन्न है।
फिर यह जो हमारी अपक्रिया की कोटि होती है यह शून्य भी हो सकती है। जैसे आपने वहां पर पढ़ा है कि शून्य कोटि की अपक्रिया, मैंने बताया था कि शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, उसका मात्रक, लेकिन यह जो है ये कभी शून्य नहीं हो सकती। अपक्रिया की आणविकता शून्य कभी हो ही नहीं सकती। फिर अपक्रिया, अब मेन जो पॉइंट है, अगर हमें आ जाए कि कोटि की डिफिनीशन लिखिए, अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तब आप मेन पॉइंट यही है कि अपक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। भाई साहब, जो दर को निर्धारित करती है उन अणुओं की संख्या होती है हमारी कोटि। फिर यह अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है, यानी हमारे अपक्रिया में कितने सारे रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं उनकी जो संख्या है वो हमारी आणविकता कहलाती है। आई होप कि आपको यह दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, अपक्रिया की कोटि और आणविकता वाला, देन आप इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब ये जो मैं 5-6 अंतर बताऊंगा, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी आप इनमें अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो 3 नंबर तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बताने वाले हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से है, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से आपका ये वाला है। इसमें है कि एक तरफ आप एल्डिहाइड लाएंगे, दूसरी तरफ कीटोन। यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है, यानी जो समान परमाणु वाले, हमारे समान कार्बन परमाणु वाले अम्ल होते हैं उसको ये हमारा जो एल्डिहाइड है वो आसानी से ऑक्सीकृत करता है। यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। कौन करता है? ऑक्सीकृत करता है कीटोन। फिर फेहलिंग विलयन में क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, अगर हम फेहलिंग विलयन में एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं तो वहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि कीटोन हमारा फेहलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, टालेन अवकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। भाई साहब, रजत दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और यह जो हमारा कीटोन होता है यह रजत दर्पण मतलब अपक्रिया ही नहीं करता है टालेन अपक्रिया से। फिर ये सिमिट सिर्फ अभिकारक को अपचयित करता है। भाई साहब, ये हमारा जो सिर्फ अभिकारक है उसको यह अपचयित करता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाता है ये हमारा जो एल्डिहाइड है, लेकिन यह बहुलीकृत नहीं होता है। यानी अगर आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। आप इस वाले क्वेश्चन का भी एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अभी तक तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो हमारे अंतर वाले प्रश्न हैं। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए भाई, ताकि वो भी इस तरीके से अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से कर सकें। हम क्वेश्चन को एकदम आसान मतलब कितना आसान से आसान बना सकते हैं प्रश्न को, उसको मैं आसान बनाने की कोशिश करता हूं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट अभी तक कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए। भाई साहब, हमारी जो रेशेदार प्रोटीन होती है और एक हमारी गोलाकार प्रोटीन होती है, इनमें हमको अंतर लिखना है। हम स्टार्ट करते हैं कि एक तरफ हम डालेंगे रेशेदार प्रोटीन, देन दूसरी तरफ डालेंगे गोलाकार प्रोटीन। यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है, यानी जो हमारी भाई साहब रेशेदार प्रोटीन होती है, रेशा का मतलब आप समझ रहे हैं, धागे का रेशा होता है, तो इसका मतलब इसकी संरचना धागे जैसी होती है रेशेदार प्रोटीन की। देन अगर हम गोलाकार प्रोटीन की बात करें तो यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। फिर यह
जल में अविलीय, अविलीय का मतलब है यह प्रोटीन जल में नहीं घुलती है और यह जल में विलीय होती है, यानी जल में यह जो हमारी प्रोटीन है ये घुल जाती है। देन यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होती है, यानी पीएच मान और तापमान से यह अभिक्रिया कर सकती है प्रोटीन, लेकिन यह पीएच मान और तापमान के लिए निष्क्रिय होती है, यानी अगर पीएच मान और तापमान आ जाए तो इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय होती है। देन हमारा जो चौथा पॉइंट है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक दूसरे से समानांतर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जिसके बीच का अंतर समान हो उसको हम समानांतर बोलते हैं। और कुंडलित का मतलब है, जैसे आपने क्लास 10th में छोटी आंत के बारे में पढ़ा होगा कि छोटी आंत की संरचना जो हमारी होती है वो कुंडलित होती है, उसी प्रकार जो हमारी ये गोलाकार प्रोटीन होती है इसकी संरचना भी कुंडलित अवस्था में होती है। इस वाले क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है, मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो एकदम आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वो हमेशा डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते रहते हैं। देन अगर हम अपने मैथमेटिक्स वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी आसान बनाने के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूँ। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। भाई साहब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो मैं आज 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली अगर अंतर वाले क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं तो इन्हीं से बनेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट 5 अंतर आज करा दिए हैं। अब देन अगर आपकी जो अभी आपके स्कूलों में वाइबा चल रहा, वाइबा मतलब चलने वाला होगा, प्रायोगिक परीक्षा जिसको बोलते हैं, जैसे वाइबा करने के लिए बाहर से टीचर आते हैं, तो मैं इसके बाद आपके वाइबा पर धावा बोलने वाला हूं। धावा बोले तो मैं अब वाइबा के सारे वीडियोस लाने वाला हूं कि आप वाइबा कैसे देंगे, उस पर हम अब काम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए बोले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियो एसिड, आरएनए बोले तो राइबो न्यूक्लियो एसिड। आई होप कि आपको इसकी फुल फॉर्म पहले से ही पता रही होगी। स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें अंतर है कि यह मुख्य रूप मतलब यह कहाँ पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारी कोशिका होती है उसके बीच में केंद्रक पाया जाता है, और ये जो हमारा डीएनए है ये केंद्रक में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारी कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर एक चिपचिपा द्रव्य भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। फिर इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, यानी यह जो है इसमें जो डीएनए है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, यानी इसमें 2 संरचना होती है पॉलीन्यूक्लियोपेप्टाइड की, और ये एकल सूत्री संरचना होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। देन तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। किसमें? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। इसमें राइबोज शर्करा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर है। फिर इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमीन क्षार पाया जाता है। इसमें ये थायमीन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लीजिएगा। इसमें थायमीन क्षार पाया जाता है। इसमें न्यूरोसिल क्षार पाया जाता है। क्षार बोले तो बेस। फिर 5वां पॉइंट क्या है कि यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ होता है। भाई साहब
बोले आप जा रहे हैं, डॉक्टर बोले कि डीएनए चेक करा लीजिए। बोले क्यों चेक कराना है, कि आप अपने पिताजी के वंशज हैं या कि नहीं हैं। अगर आप अपना डीएनए चेक कराइए और अपने पिताजी का डीएनए चेक कराइए तो दोनों लोगों का डीएनए सेम ही आएगा, क्योंकि आपके अंदर आपके पिताजी का ही डीएनए है या माताजी का डीएनए हो सकता है। यह केवल कुछ ये हो गया समस्त जीवधारी में आनुवांशिक लक्षण है डीएनए, और यह केवल कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। आई होप कि आपको यह अंतर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए। आई होप कि आपको इस वाले जो हमारा ये सेक्शन अंतर वाला है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप अपने बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अब हमने बता दिया कि अब हम आपके वाइबा पर मेहनत करने वाले हैं, वाइबा वाला क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो उसके लिए आप कमर कसकर तैयार हो जाइए। आपका बोर्ड पेपर आने तक हम आपके केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक क्लियर करा कर जाएंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यही सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।